रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, मेरे दो डैडी थे, एक अमीर और एक गरीब। एक शिक्षित और बुद्धिमान थे, वे पीएचडी थे और उन्होंने 4 साल पूर्व स्नातक पाठ्यक्रम को 2 साल में ही पूरा कर लिया था। इसके बाद पढ़ाई करने के लिए वे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, शिकागो, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए, पूरी स्कॉलरशिप पर। दूसरे डैडी कभी 8वीं भी नहीं पास कर पाए। दोनों ही डैडी अपने करियर में सफल थे, दोनों ने ही ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत की, दोनों ने ही काफ़ी पैसे कमाए, लेकिन एक हमेशा आर्थिक परेशानियों से जूझते रहे और दूसरे आगे चलकर हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। एक अपनी मृत्यु के समय अपने परिवार या परोपकारी संस्थाओं और चर्च के लिए करोड़ों डॉलर छोड़कर गए, दूसरे ने अधूरे बिल छोड़े जिनका भुगतान अभी बाकी था। दोनों ही डैडी शक्तिशाली, करिश्माई और प्रभावशाली थे। दोनों ने ही मुझे सलाह दी, लेकिन उन्होंने एक जैसी सलाह नहीं दी। दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, लेकिन उन्होंने अध्ययन के लिए एक जैसे पाठ्यक्रम की सलाह नहीं दी। अगर मेरे सिर्फ एक ही डैडी होते तो मैं या तो उनकी सलाह मान लेता या फिर उसे ठुकरा देता। जो दो डैडी होने से मुझे विरोधी दृष्टिकोण का विकल्प मिला, एक अमीर आदमी का और दूसरा गरीब आदमी का। उनमें से किसी एक दृष्टिकोण को स्वीकार या अस्वीकार करने के बजाय मैं उनकी कही बातों पर काफ़ी सोच विचार करता था, उनकी तुलना करता था और फिर अपने विकल्प चुनता था। समस्या यह थी कि अमीर डैडी उस वक्त अमीर नहीं थे और गरीब डैडी उस वक्त गरीब नहीं थे। दोनों ही अपना करियर शुरू कर रहे थे और दोनों ही आर्थिक व पारिवारिक क्षेत्र में संघर्ष कर रहे थे, परंतु पैसे के बारे में उनके दृष्टिकोण बहुत भिन्न थे। मिसाल के तौर पर एक डैडी कहते थे पैसे का प्रेम ही सारी बुराई की जड़ है, दूसरे डैडी कहते थे पैसे की कमी ही सारी बुराई की जड़ है। दो शक्तिशाली डैडियों की अलग अलग सलाह से बचपन में मुझे बड़ी उलझन होती थी। मैं एक अच्छे बेटे की तरह उनकी बातें सुनना चाहता था और उन पर अमल करना चाहता था। दिक्कत यह थी कि दोनों डैडी एक सी बातें नहीं करते थे, वह दृष्टिकोण में ज़मीन आसमान का अंतर था। खास तौर पर पैसे के संबंध में इससे पहले मैं चकराता था, लेकिन मेरी जिज्ञासा जाग गई। मैं काफ़ी समय तक सोचता रहता था कि किसने क्या कहा और क्यों कहा। अपने खाली समय में अधिकतर मैं इसी बारे में विचार करता हुआ खुद से यह सवाल पूछता था, उन्होंने क्यों कहा। मैं फिर दूसरे डैडी की कही बातों के बारे में यह भी सवाल पूछता था। इसके बजाय तो यह कहना ज़्यादा सरल होता, हाँ उनकी बात बिल्कुल सही है, मैं इससे सहमत हूँ, या यह कहकर उनसे दृष्टिकोण को नकार देना भी आसान होता। उन बुजुर्ग इंसान को पता नहीं है कि वे क्या बोल रहे हैं। मैं दोनों डैडियों से प्रेम करता था, इसलिए मैं सोचने के लिए विवश हुआ और अंततः मुझे अपने सोचने का तरीका चुनने की खातिर मजबूर होना पड़ा। इस प्रक्रिया में अपने लिए विकल्प चुनना आगे चलकर काफ़ी मूल्यवान साबित हुआ, जो दृष्टिकोण को सिर्फ स्वीकार या अस्वीकार करने में संभव नहीं था। अमीर लोग ज़्यादा अमीर बनते हैं और गरीब ज़्यादा गरीब तथा मध्य वर्ग कर्ज में डूबा रहता है। इसका एक कारण है कि पैसे का विषय स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, घर पर पढ़ाया जाता है। हमें से ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से ही सीखते हैं। गरीब माता पिता अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखा सकते हैं, वही बस कह देते हैं स्कूल जाओ, मेहनत से पढ़ो। हो सकता है कि बच्चा बेहतरीन ग्रेड के साथ पढ़ाई पूरी कर ले, लेकिन इसके बाद भी उसकी आर्थिक प्रोग्रामिंग और मानसिकता तो गरीब व्यक्ति की ही रहेगी। दुर्भाग्य से पैसे का विषय स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूल में वित्तीय योग्यताओं के बजाय अकादमिक और पेशेवर योग्यताओं पर जोर दिया जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिन चतुर बैंकरों, डॉक्टरों और लेखपालों ने स्कूल कॉलेज में बेहतरीन ग्रेड पाए थे, वह जीवन भर पैसे के लिए क्यों जूझते रहते हैं। अमेरिका पर जो भारी राष्ट्रीय कर्ज है वह काफ़ी हद तक इसी कारण है, क्योंकि जो उच्च शिक्षित राजनेता और सरकारी अधिकारी वित्तीय निर्णय ले रहे हैं, उनके पास पैसे के विषय में बहुत कम प्रशिक्षण है और या फिर जरा भी नहीं है। आज मैं अक्सर सोचता हूँ कि तब क्या होगा जब जल्द ही हमारे बीच लाखों करोड़ों लोग होंगे जिन्हें आर्थिक और चिकित्सीय सहायता की ज़रूरत होगी। आर्थिक सहायता के लिए वे अपने परिवार या सरकार पर निर्भर रहेंगे। जब मेडिकेयर और सामाजिक सुरक्षा का पैसा खत्म हो जाएगा, तब क्या होगा, देश कैसे बढ़ेगा। अगर पैसे के बारे में बच्चों को सिखाने का काम माता पिताओं के भरोसे छोड़ दिया जाएगा,
जिनमें से अधिकतर या तो पहले से ही गरीब हैं या फिर गरीब होने वाले हैं। क्योंकि मेरे पास दो प्रभावशाली डैडी थे, इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा। मुझे हर डैडी की सलाह के बारे में सोचना पड़ता था, और ऐसा करके मैंने इस बारे में बहुत मूल्यवान ज्ञान हासिल किया कि किसी इंसान के विचार उसके जीवन पर कितना ज़्यादा असर डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक डैडी में यह कहने की आदत थी, मैं इसे नहीं खरीद सकता, और दूसरे ने इन शब्दों को प्रतिबंधित कर दिया था। वह जोर देते थे कि मैं इसी बात को इस तरह पूछूं, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। एक वाक्य कथन है और दूसरा प्रश्न है। एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी समझाते थे कि मैं इसे नहीं खरीद सकता कहने का आपका तरीका गलत है। उनका मतलब नहीं था कि आपका जिस चीज़ पर दिल आ जाए आप उसे खरीद ही लें। उन्हें अपने दिमाग की कसरत कराने का जुनून था, जिससे वे संसार के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर मानते थे। वे कहते थे, मेरे दिमाग की शक्ति हर दिन बढ़ती है क्योंकि मैं इसका व्यायाम कराता हूँ। यह जितना ज़्यादा शक्तिशाली बनता है, मैं उतने ही ज़्यादा पैसे बनाता हूँ। वे मानते थे कि स्वचालित ढंग से मैं इसे नहीं खरीद सकता, यह कहना मानसिक आलस्य की निशानी है। हालांकि दोनों ही डैडी कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन मैंने गौर किया कि आर्थिक मसलों पर एक में अपने दिमाग को सुलाए रखने की आदत थी और दूसरे में अपने दिमाग का व्यायाम कराने की आदत थी। इसका दीर्घकालीन नतीजा यह निकला कि एक डैडी आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा शक्तिशाली बनते चले गए और दूसरे ज़्यादा कमज़ोर होते गए। इसे इस तरह समझें, एक आदमी नियमित रूप से जिम में व्यायाम करने के लिए जाता है और दूसरा सोफे पर बैठकर टीवी देखता रहता है। इसका क्या परिणाम होगा? जिस तरह सही शारीरिक व्यायाम स्वास्थ्य के आपके अवसरों को बढ़ा देता है, उसी तरह मानसिक व्यायाम दौलत के अवसरों को बढ़ा देता है। मेरे दोनों डैडियों के विरोधी नज़रिए थे और उनके सोचने के तरीके पर असर पड़ता था। एक डैडी सोचते थे कि अमीरों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि गरीबों को फ़ायदा मिल सके। दूसरे कहते थे, टैक्स उत्पादन करने वाले को सज़ा देता है और उत्पादन ना करने वाले को पुरस्कार देता है। एक डैडी सलाह देते थे, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए। दूसरे डैडी नसीहत देते थे, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें खरीदने के लिए कोई अच्छी कंपनी मिल जाए। एक डैडी कहते थे, मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे तुम बाल बच्चों को पालना पड़ता है। दूसरे का कहना था, मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। एक डैडी डिनर टेबल पर पैसे और कारोबार संबंधी बातें करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे, जबकि दूसरे डैडी ने भोजन करते समय पैसे संबंधी बातचीत पर प्रतिबंध लगा रखा था। एक कहते थे, जहाँ पैसे का मामला हो वहाँ सुरक्षित खेलो, जोखिम मत लो। दूसरे कहते थे, जोखिम को संभालना सीखो। एक डैडी को यकीन था, हमारा मकान हमारा सबसे बड़ा निवेश है और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे डैडी का मानना था, मेरा मकान एक दायित्व है। अगर आपका मकान आपका सबसे बड़ा निवेश है तो आप संकट में हैं। दोनों ही डैडी अपने बिल समय पर चुकाते थे, लेकिन एक अपने बिल सबसे पहले चुकाते थे जबकि दूसरे अपने बिल सबसे अंत में चुकाते थे। एक डैडी का मानना था कि कंपनी या सरकार को आपकी और आपकी आवश्यकताओं की परवाह करनी चाहिए। वह हमेशा वेतन वृद्धि, रिटायरमेंट योजनाओं, चिकित्सीय लाभ, बीमारी की छुट्टियां, छुट्टियों के दिनों की संख्या और दूसरी सुविधाओं के बारे में चिंतित रहते थे। वे अपने दो चाचाओं से प्रभावित थे जो सेना में चले गए थे और 20 साल की सक्रिय सेवा के बाद उन्होंने जीवन भर के लिए सेवानिवृत्ति एवं अधिकार पैकेज हासिल कर लिया था। वह सेना द्वारा सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को दिए जाने वाले चिकित्सीय लाभ और अन्य सुविधाओं की तारीफ करते थे। वह विश्वविद्यालय में उपलब्ध लंबी कार्यकाल अवधि से भी प्रेम करते थे। कई बार आजीवन नौकरी की सुरक्षा और लाभ का विचार नौकरी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखता है। वे प्रायः कहते थे, मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत से काम किया है, इसलिए मैं इस तरह के लाभ का हकदार हूँ। दूसरे डैडी पूरी तरह से आर्थिक स्वावलंबन में यकीन करते थे और वह सुविधाभोगी या अधिकार की मानसिकता के विरोधी थे और कहते थे कि मानसिकता लोगों को कमज़ोर तथा आर्थिक रूप से ज़रूरतमंद बनाती है। वह आर्थिक रूप से सक्षम होने पर बहुत जोर देते थे।
एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए जूझे और दूसरे ने निवेश उत्पन्न किए। एक डैडी ने मुझे सिखाया कि अच्छी नौकरी खोजने के लिए प्रभावशाली बायोडाटा कैसे लिखा जाए। दूसरे ने मुझे सिखाया कि शक्तिशाली व्यावसायिक और वित्तीय योजनाओं को कैसे लिखा जाए ताकि मैं दूसरों को नौकरियां दे सकूं। दो शक्तिशाली डैडियों के साथ रहने की वजह से मुझे यह विश्लेषण करने का अवसर मिला कि अलग अलग विचारों का जीवन पर कितना बड़ा अलग अलग प्रभाव होता है। मैंने गौर किया कि लोग दरअसल अपने विचारों से ही उत्पन्न अपने जीवन को आकार देते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और आगे चलकर उनकी यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरी ओर मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर मानते थे। वो इस तरह की बातें कहते थे, मैं अमीर हूँ और अमीर लोग ऐसा नहीं करते हैं। जब एक बड़े वित्तीय झटके के बाद वे दिवालिया होने की कगार पर थे, तब वे खुद को अमीर आदमी ही कहते थे। वे अपने समर्थन में कहते थे, गरीब होने और कड़के होने में फ़र्क होता है। कड़का होना अस्थायी है और गरीब होना स्थायी है। मेरे गरीब डैडी कहते थे, पैसे से मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है और पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते थे, पैसा ही शक्ति है। हमारे विचारों की शक्ति को कभी नापा नहीं जा सकता, ना ही उसके प्रभाव को कभी पूरी तरह समझा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद बचपन में ही मैं यह समझ गया था कि मुझे अपने विचार पर ध्यान देना चाहिए और अपनी अभिव्यक्ति पर भी। मैंने गौर किया कि मेरे गरीब डैडी के गरीब होने का यह कारण नहीं था कि वे कम पैसे कमाते थे। उनकी तनख्वाह काफ़ी अच्छी थी। वे तो अपने विचारों और कार्यों के कारण गरीब थे। दोनों डैडी होने के कारण मैं बचपन में बहुत सजग और जागरूक हो गया था। मैं किन विचारों को अपनाऊं, मैं किसकी बात मानूं, अपने अमीर डैडी की या गरीब डैडी की। हालांकि दोनों ही शिक्षा और सीखने पर बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, लेकिन क्या सीखा जाए, इस बारे में दोनों की राय अलग अलग थी। एक चाहते थे कि मैं मेहनत से पढूं, डिग्री हासिल करूं और पैसे कमाने के लिए कोई अच्छी नौकरी हासिल कर लूं। वो चाहते थे कि मैं किसी पेशे में जाने या अकाउंटेंट या वकील बनने के लिए अध्ययन करूं और किसी बिजनेस स्कूल में MBA करूं। दूसरे डैडी मुझे प्रोत्साहित करते थे कि मैं अमीर बनने के लिए अध्ययन करूं ताकि मैं यह समझ लूं कि पैसा कैसे काम करता है और सीख लूं कि इससे अपने लिए कैसे काम कराया जाए। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, ये शब्द वे बार बार दोहराते थे। पैसा मेरे लिए काम करता है। 9 साल की उम्र में मैंने यह फैसला किया कि मैं पैसे के बारे में अपने अमीर डैडी की बात मानूंगा और उन्हीं से सीखूंगा। इसका मतलब यह निर्णय लेना भी था कि मैं अपने गरीब डैडी की बातें अनसुनी कर दूंगा। हालांकि उनके पास कॉलेज की ऊंची ऊंची डिग्रियां थीं। रॉबर्ट फर्स्ट का सबक। रॉबर्ट फर्स्ट मेरे कवि हैं। हालांकि मुझे उनकी बहुत सी कविताएं पसंद हैं, लेकिन द रोड नॉट टेकन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं इसके सबक का इस्तेमाल लगभग हर दिन करता हूँ। इतने वर्षों में मैंने अक्सर रॉबर्ट फर्स्ट की कविता के बारे में विचार किया है। पैसे के बारे में मेरे उच्च शिक्षित डैडी की सलाह और नज़रिए को न मानने का निर्णय दुखद था, लेकिन यह एक ऐसा निर्णय था जिसने मेरी ज़िंदगी की दिशा तय कर दी। एक बार जब मैंने यह फैसला कर लिया कि किसकी बात मानूंगा, तो धन के बारे में मेरी शिक्षा शुरू हो गई। मेरे अमीर डैडी ने मुझे 30 साल तक सिखाया, जब तक कि मैं 39 का नहीं हो गया। इसके बाद उन्होंने सिखाना छोड़ दिया, क्योंकि तब उन्हें एहसास हो गया कि मैं सब कुछ जान गया था और पूरी तरह समझ गया था। वे अक्सर मेरी मोटी खोपड़ी में घुसाने की कोशिश कर रहे थे। पैसा शक्ति का रूप है, लेकिन वित्तीय शिक्षा इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन अगर आप जानते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, तो आप इस पर काबू कर सकते हैं और धन बनाना शुरू कर सकते हैं। सिर्फ सकारात्मक सोच से ही काम नहीं बनता। इसका कारण यह है कि अधिकतर लोग स्कूल कॉलेज तो गए थे, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं सीखा कि पैसे कैसे काम करता है, इसलिए पैसे के लिए काम करने में पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। जब मेरी शिक्षा शुरू हुई थी, उस वक्त मैं केवल 9 साल का था, इसलिए मेरे अमीर डैडी ने मुझे जो सबक सिखाए वे सरल थे। बाकी बातें जो
भी हूँ। उनके सिर्फ 6 मुख्य सबक थे जिन्हें उन्होंने 30 साल तक दोहराया। यह पुस्तक उन्हीं 6 सबकों के बारे में है जिन्हें इतनी ही सरलता से बताया गया है जितनी सरलता से अमीर डैडी ने मुझे उन्हें सिखाया था। ध्यान रहे, सबक का मतलब जवाब नहीं है, इसका अर्थ मार्गदर्शक है। ऐसा मार्गदर्शक जो अधिक दौलतमंद बनाने में आपकी और आपके बच्चों की मदद करेगा, चाहे इस लगातार परिवर्तनशील और अनिश्चित संसार में कुछ भी होता रहे।